नमस्ते, वेलकम टू ब्लेसिंग रेडी विद कमांडर अंकल। जैसे हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत में हमेशा कहते हैं, ब्लेसिंग रेडी लाइफ का सेलिब्रेशन है। इसमें हम अपने गेस्ट की लाइफ सेलिब्रेट करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके चैलेंजेस, उनके अचीवमेंट, उनकी स्ट्रगल, उनकी फेथ और स्पिरिचुअल कनेक्ट के बारे में भी बात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी लाइफ से हमारे दर्शक लेसन्स ले सकेंगे। ऐसे ही एक गेस्ट आज हमारे सामने है। वंदना मैसे बाइबल टीचर हैं, सोशल वर्कर हैं, गरीब बच्चों के लिए काम करते हैं, कैंसर पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो शायद मुझे नहीं पता है और हम उसके बारे में जानेंगे। वंदना जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप हमारे प्रोग्राम में आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। और अब मैं चाहूँगा कि आप हमें अपने बारे में बताएं और जैसा हम हमेशा प्रार्थना करते हैं अपने गेस्ट से, मैं चाहूँगा आप अपनी बचपन की पहली यादों से शुरू करें और कैसे आप इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से आप यहाँ तक पहुँची, उसके बारे में फिर थोड़ा सा हमें आइडिया दें। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी बचपन की यादों में। हम थोड़ा आगे जाएंगे, आगे बात करेंगे। मैं शुरुआत करूँगी कि आई एम अ वेरी शाय पर्सन। मैं इतनी शाय थी कि घर के आसपास अगर 5-6 लोगों का ग्रुप खड़ा होता था, स्पेशली बॉयज़, तो व्हेन आई एम 12 years old और मे बी टीनेजिंग में, तो मैं वो गली से लंबा रास्ता लेके निकलती थी और वो जर्नी वहाँ से लेकर वहाँ तक कि 150 लोग बैठे हैं जिनमें सिर्फ 6 और 7 गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, और माइक पे अपनी रिपोर्ट पढ़ना, माइक पर एक कंडक्ट करना प्रोग्राम। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया मैं आपको आगे बताऊंगी। आपने बोला बचपन की यादें जी, तो मैं अगर बचपन में याद करती हूँ, श्रीनगर से हूँ मैं। मेरे फादर बिस्को स्कूल है, वहाँ पे टीचर रहे थे और मेरी मम्मी टीचर थी। और अगर मैं अभी याद करती हूँ बचपन को, तो सिर्फ मैं छोटी सी थी और बर्फ़ में खेलती हुई मैं जी, और ज़िद करके पापा से बोल के, नहीं आज मेरा स्कूल है, और बस वहाँ जाके काले गुलाब के ऊपर जो बर्फ़ उनकी पंखुड़ियों पे पड़ी हुई, बस उनको खेलते हुई। बहुत अच्छा चाइल्डहुड था और एक राजकुमारी की तरह थी मैं 5 साल तक। 5 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ, फैमिली डिस्टर्ब हुई, पापा दिल्ली आ गए, मम्मी पापा का सेपरेशन हो गया, मेरी छोटी बहन मेरी मदर के पास चली गई और मैं अपने फादर के पास। और कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि फादर थोड़ा ड्रिंक में थे, तो बुआ जी के पास ही रही मैं। वहाँ से मुझे हॉस्टल डाला गया, स्कॉलरशिप मिली मुझे, और बस वहीं से लाइफ का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। बेटी के लिए एक फादर की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। ही इज़ दी काइंड ऑफ मैन। और मैं शायद सोचूं तो ये जो आपकी शाइनेस थी, उसको इस कमी की वजह से भी रिलेट करके देख सकते हैं। मे बी शायद ये वाली चीज़ हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि वो बच्चा जो चाइल्डहुड में, शायद फादर से ज़्यादा, मैं आपको करेक्ट करूँगी, एक लड़की को मदर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी, एक माँ है पास तो बहुत सी चीज़ों में माँ संभाल लेती है लड़कियों को। लड़के रफ टफ होते हैं, वो अपने आप कहीं भी सुला दो, कहीं भी लिटा दो, कोई इतना परेशानी नहीं है। क्लोथ्स के लिए परेशानी नहीं है, स्पेशली जब गर्ल्स बड़ी होती हैं, उनको एक मदर की बहुत ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे मदर साथ नहीं थी, छोटी सिस्टर को लेके थी, तो वो बहुत स्ट्रगलिंग टाइम था, बहुत ज़्यादा। मदर साथ नहीं थी इसलिए कि दोनों सेपरेट हुए थे। आप मदर के साथ क्यों नहीं रह पाई?
कुछ ऐसा हुआ कि दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, एक ने बड़ी लड़की ले ली, एक ने छोटी ले ली। ओके। तो सेम चीज़ मेरी छोटी सिस्टर के साथ हुई होगी, उसको फादर का प्यार नहीं मिला, तो एक एम्प्टीनेस अभी तक है। और उस एम्प्टीनेस को मैंने ऐसे पूरा करा है कि मैंने अपने दोनों बच्चों को मदर फादर दोनों का प्यार दिया है। जहाँ उनको मदर की ज़रूरत थी वहाँ एज अ मदर खड़ी हुई हूँ, और जहाँ पर उनको एज अ फादर की ज़रूरत थी, फादर उनके हैं, पर वो अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी, क्योंकि वो वर्क करते थे होटल में, तो होटल लाइफ इज़ टू, मतलब बिजी लाइफ है, तो बहुत मुश्किल था। तो वहाँ, क्योंकि वो थोड़े इमोशनली भी थोड़े हैं, तो जहाँ मेरे को एज अ फादर खड़ा होना हुआ बच्चों के लिए, उनकी मेडिकल चीज़ों के लिए, वहाँ मैं एज अ फादर भी खड़ी हुई हूँ। तो आई एम हैप्पी कि मैंने जो मेरे हिस्से का भी प्यार मिलना था वो दोनों बच्चों को दे दिया। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मेरे फादर की डेथ से पहले मैंने अपनी मम्मी और पापा को एक साथ रहने के लिए बोला, और पापा की डेथ से 4-5 साल पहले दोनों साथ रहे। मम्मी अभी ठीक हैं, बट फादर प्रभु जी के पास चले गए हैं, बट आई एम हैप्पी कि दे आर टुगेदर। ये आपने जैसे बताया बाइबल पढ़ाती हैं बच्चों को, ये कैसे हुआ? मैं थोड़ा सा पीछे चले जाऊँ जी ज़रूर। तो हुआ ये कि मैं स्कॉलरशिप लेती थी, और मेरी स्कॉलरशिप में अगर मैं रहती तो मेरे को डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कुछ भी हो जाता था, क्योंकि बाहर से एड आती थी। विक्टोरिया की पढ़ी हुई हूँ मैं, विक्टोरिया हॉस्टल की। बट कुछ ऐसा हुआ कि स्टेशनरी नहीं होती थी, मैथ्स के सम होते थे, तो उसके लिए स्टेशनरी नहीं है, आपके पास कॉपीज़ नहीं है, आपके पास पेन नहीं है। मतलब मैंने इतना लाइफ का स्ट्रगल देखा है। जब ऑयलिंग करके सर पे बोलते थे कि आप, एक डिसिप्लिन होता है क्रिश्चियन स्कूल में, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होता था 80s में, कि आप ऑयलिंग करके सर पर आओ, तो मैं पानी लगा के जाती थी बालों में, क्योंकि ऑयल नहीं होता था। समझ सकता हूँ। कपड़े धोने के लिए साबुन नहीं होता था, तो जब गर्ल्स कपड़े धो के हटती थी तो वहाँ ढूंढना पड़ता था कि किसी का रिन का छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है। फ्लीट शूज़ वाइट हुआ करते थे, तो वाइट पॉलिश नहीं हुआ करती थी, तो जाके चौक ढूंढते थे हम लोग, और क्योंकि स्कूल में डांट पड़ती थी, चौक लगाएंगे तो वो पॉलिश का इम्प्रेशन देगा। वहाँ से अब यहाँ तक का सफ़र कि मैं खुद स्कॉलरशिप देती हूँ, अपनी तरफ से नहीं देती हूँ, हाँ डोनेशन वगैरह है, वो एक अच्छी खासी लंबी जर्नी है, और वो अगर प्रभु का साथ ना हो और हमारे अंदर वो तसल्ली ना हो तो वो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतने स्ट्रगल के बाद गलत रास्ते पे जाना बन जाता लड़कियों का। बहुत आसान होता। बहुत इजी था। टीनेजिंग लाइफ थी, उस टाइम पे मैंने सोच लिया था कि मैं अफेयर्स नहीं करूँगी, अफेयर्स में नहीं पढ़ूँगी, और मैरिज करूँगी डायरेक्ट। मैं अपने फादर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क नहीं रखूँगी। फादर ड्रिंक करने वाले हैं, मदर छोड़ के चली गई, तो ये लड़की किसी के प्यार के चक्कर में पड़ गई और भाग गई। तो मैंने अरेंज मैरिज करी। मैरिज के बाद हर मैरिज में होता है इन लॉज का इंटरफेरेंस, थोड़ी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाई इतने अच्छे से, पर डेडिकेशन थी मेरी पूरी फैमिली को। बेटी हुई, बेटी मेरी 18 इयर्स में हो गई थी, बहुत जल्दी मैरिज करी थी। मैंने अपना हॉस्टल छोड़ दिया था, क्योंकि बुआ जी के पास मैं रहती थी, तो बस छूट गया हॉस्टल छूटा। एजुकेशन भी मैं पूरी नहीं ले पाई। मैंने शादी के बाद अपनी एजुकेशन पूरी करी है, और फिर मैं एक दफ़ा जब घुसी बच्चों में, तो वो जब तक बेटी की शादी नहीं करी मैं वहाँ घुसी ही रही। इन बिटवीन चर्च में बेटी को भेजती थी, तो एक छोटा सा एक प्रभु का दिया हुआ टैलेंट है, थोड़ा सा राइटिंग में अच्छी कर लेती हूँ, तो बेटी को कभी फादर्स डे, मदर्स डे के ऊपर कुछ लिख के देना। वहाँ से मेरा, मैं नहीं बोलूँगी कि इंसानों ने चूज़ करा है, वहाँ से प्रभु ने मुझे चूज़ करना था। वो प्रभु की कॉलिंग थी मुझे अपनी तरफ लाने की। संडे स्कूल में आई मैं। संडे स्कूल इज़ बेसिकली बाइबल स्टडी दी जाती है छोटे बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग। बाइबल स्टडीज़ दी, छोटे बच्चों से शुरुआत करी और सीनियर तक पहुँची। टीनेजर्स के बच्चों के साथ मेरी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रही है, क्योंकि उनको मैं उनके निजी जीवन से कनेक्ट कर लेती हूँ। और इस बीच में एज अ संडे स्कूल टीचर थी, साथ में स्कॉलरशिप कमेटी चेयरपर्सन बनी,
तो जिन चेयरपर्सन के अंडर मैंने काम करा वो फिर मेरे अंडर आए हैं। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि 10 मेंबर होते हैं, उनमें से एक चेयरपर्सन चुनना होता है, तो पहले उनके अंडर मैंने काम करा, फिर वो मेरे अंडर आई हैं। और उस वक्त मैं अपने काम से बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने जाके जो खुद झेला था वो फिर मैं दूसरों के दर्द को पहचान पाई कि पैसे की कमी से क्या कुछ हो सकता है। फादर नहीं है, मदर नहीं है, बच्चे कैसा फील करते हैं, मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ। एक की मदर अभी कैंसर पेशेंट थी, वो उनको सर्विकल कैंसर हुआ था और विद इन 4-5 मंथ उन्हें पता चला और वो ख़त्म हो गई। उनकी काउंसलिंग करी, दैट वाज माय टफेस्ट काउंसलिंग, टफेस्ट, क्योंकि मुझे नहीं पता था कैंसर पेशेंट को कैसे डील करना है। और ये आसान नहीं होता है। नहीं होता है, क्योंकि उनको, मेरे बच्चों को भी पता था कि मम्मी अगर काउंसलिंग कर रही हैं तो बोलना नहीं है उस वक्त, रोटी नहीं बनी बोलना नहीं है उस वक्त, चुप रहना है। और वो, क्योंकि मैं खुद भी सर्वाइवर रही हुई हूँ, मेरी 5 सर्जरी हो चुकी हैं और मेरे को छू के निकल गया है सर्विकल कैंसर। सर्जरीज की सब सर्जरीज 5 सर्जरी हुई हैं, थोड़ी पर्सनल है। एक तो यूट्रस रिमूव हुआ है, सर्विकल कैंसर हो गया था, तो मैं उसको कनेक्ट कर पाई थी कि अगर मैं थोड़े दिन और, वो राइट टाइम पे राइट थिंग हुई कि प्रभु ने गाइड करे, अच्छे डॉक्टर दिए, तो मैं जल्दी 35 इयर्स की एज में मेरी यूट्रस रिमूव हो चुकी थी, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े थे, डॉक्टर ने बोला आप यूट्रस रिमूव करवा दीजिए। तो वो उस लेडी का पेन मैंने जो झेला है, क्योंकि मैं उस पेन से निकल के जा चुकी थी, तो काउंसलिंग तो उनकी करी है, बट काउंसलिंग के बाद मैं 1 घंटा ऑलमोस्ट रोई हूँ कि ये चीज़ मेरे साथ भी हो सकती थी, ये पेन मैं भी झेल सकती थी। बस उनका ये फ़ोन आता था कि दीदी मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, आप बताइए मैं करूँ क्या। मैंने कहा बाइबल पढ़ो, अपने बच्चों को पास बिठाओ, हाथ पकड़ो और एक अच्छी मेमोरीज़ को याद करो जो आपने अपनी लाइफ में जी हैं। तो मेरे लिए वो एक सबसे डिफ़िकल्ट काउंसलिंग थी। बाकी गर्ल्स की मैंने काउंसलिंग करी है, एजुकेशन के लिए करी, क्योंकि मेरे को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाई, तो थोड़ा मेरे को था कि बच्चे अच्छे एजुकेटेड हों। और बहुत मुश्किल है आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम आ जाए, उससे उभरना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। पर एक बहुत बड़ी लाइफ की प्रॉब्लम आई थी, उसकी वजह से बच्चे भी अफेक्टेड हुए थे मेरे, तो उभरना बहुत मुश्किल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सर्जरीज हुई हैं मेरी, मन में डर है, सर्जरी अच्छे खासे इंसानों को तोड़ देती है। मन में डर है, ये डर कि मैं जा रही हूँ सर्जिकल टेबल पर, वहाँ से वापस लौट कर आऊँगी कि नहीं, क्योंकि बहुत सी, मैं थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती हूँ, चीज़ों को देखती हूँ, डिस्कवरी पे सर्जरीज वगैरह भी देखी हुई हैं। तो पर जब ऑपरेशन थिएटर में जाना है, स्माइल करते हुए जाना है, और जब होश आया है, कितना भी फेस पे पेन हो, बच्चों को स्माइल करते हुए ही वेलकम करना है। तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि अपने डर को किस तरीके से छुपाना है, क्योंकि मेरे ऊपर 2 बच्चे डिपेंडेंट थे। वो झेला, पर इन सब चीज़ों को मैं नहीं बोलूँगी झेला, वो प्रभु ने मेरे करवा दिया। एक बात पूछना चाहता हूँ, जी। इतनी सारी तकलीफ आई और आपका यीशु में फेथ है जिसने आपको इन सब तकलीफ़ों के बाहर निकाला। कभी ऐसा ख्याल आया कि ऐसी तकलीफ़ें आई क्यों, जिन्होंने आपको इस मुश्किल में से निकाला, उसमें आप पड़े क्यों पहले? आया, ये वाला ख्याल बहुत दफ़ा आया, और मैं अपने नी पे बैठकर प्रभु से क्वेश्चन भी करा क्यों आया। पर मेरी लाइफ में 2 लोग ऐसे जुड़े जिन्होंने मेरे को फेथ करना सिखाया कि पेन में भी आप किस तरीके से उस पेन को पॉजिटिवली ले सकते हैं, कि ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। एक हमारे चर्च के ही गुरु हैं जिन्हें हम पास्टर बोलते हैं जी। उन्होंने मेरे को सिखाया कि वंदना, अगर पेन आया है, आप उस पेन को पॉजिटिवली लो कि इस पेन से आप सरवाइव होके निकल गए हो। जैसे मैंने आपको बताया कि कैंसर वाली चीज़ आई, मैं निकल गई सरवाइव होकर। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि अगर हम थोड़े प्रभु के करीबी में होते हैं ना, तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज ज़्यादा आती हैं। बहुत सही कहा, ये एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में तकलीफ ज़रूरी है, आती, राइट। बल्कि मैंडेटरी है।
उनके बिना नहीं आगे बढ़ा जा सकता। राइट। क्योंकि जब तक आप खुद सफर नहीं करेंगे, आप दूसरे की तकलीफ के तकलीफ को बारे में नहीं कुछ नहीं समझ पाएंगे। राइट। तो ये तो चल ही रहा है। और तो हुआ क्या कि जब ये वाला पेन आया मेरी लाइफ में, इन बिटवीन मैंने एक ड्रीम देखा जो मेरी एक्चुअली कॉलिंग थी 20 साल पहले। प्रॉपर संडे स्कूल टीचर तो मैं 25 साल हो गए बने हुए, बट बाइबल भी जानती थी, प्रेयर्स भी जानती थी किस तरीके से करना है। पर 20 साल पहले मुझे एक ड्रीम आया जिसमें मेरे सामने, जहाँ पर हम प्रवचन देते हैं उस जगह को पुलपिट बोलते हैं, तो पुलपिट से मैं खड़ी हुई हूँ और सामने मेरे जो हैं जीसस क्राइस्ट हैं। और मैंने उनको टच करा है और वो एकदम इनविजिबल हुए। उसके बाद मुझे बहुत बड़ा मौका मिला माइक पे बोलने का। मैं बहुत शाय थी और मैं 4 लोगों के बीच में अपनी बात रख भी नहीं पाती थी। इवन मेरे को आंसर भी आता था क्लास में, मैं खड़े होकर बोल नहीं पाती थी क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल कम था। मुझे नहीं पता कहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा मेरा कि मेरे को पुलपिट के लिए खड़ा करा गया। और आज भी जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ज़्यादातर कंडक्ट करने के लिए मुझे खड़ा करा जाता है। तो वो एक जर्नी जो आप शाइनेस से, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, वो मेरे अपने बस की बात नहीं थी, मैं खुद नहीं कर सकती थी। वो सब मेरे प्रभु ने मुझे करवाया, वहाँ से उन्होंने मुझे चूज करा। उस ड्रीम से कुछ चेंजेस आए? बहुत से चेंजेस आए। मैंने अपने स्टूडेंट्स को जिनको पढ़ाया, क्योंकि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, छोटे बच्चों की टीचिंग अलग होती है, उनको छोटी छोटी स्टोरीज सुनाई जाती हैं। आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ के बारे में नहीं बता सकते हैं इतना कुछ। बहुत छोटे बच्चे हैं, कभी गानों के थ्रू, कभी छोटे छोटे सॉन्ग्स, एक्शन सॉन्ग्स हो गए। जब मुझे टीनेजर्स की ग्रुप में डाला गया, जब मैंने वहाँ से अपनी बाइबल स्टडीज़ देनी स्टार्ट करी है, तो मैं उनके साथ कनेक्ट ऐसे हुई हूँ कि सिर्फ एक प्रवचन नहीं दिया उन बच्चों को। मैं उनको बोलती थी, बेटा मूवी देखने जाओ, आप गाने भी सुनो, पर एक कनेक्शन जो आप रखो इनकमिंग और आउटगोइंग का प्रभु के साथ। आप सबसे पहली चीज़ अपने साथ ईमानदार रहो, फिर अपने परमेश्वर के साथ ईमानदार रहो, क्योंकि आप पेरेंट्स से छुपा लोगे कुछ भी, पेरेंट्स को कुछ भी बोल दोगे, झूठ सच। आपने इवन आजकल बहुत स्मोक का, बहुत हुक्के का बहुत फैशन चला है, आप कुछ भी करोगे, आप पेरेंट्स से छुपा लो। पर एक है परमात्मा जो आपको देख रहा है, उनसे आप कभी नहीं छुपा सकते हो। तो फर्स्ट अपने आप से ईमानदार हो। आपने अपने आप से ईमानदार रहना है, किस तरीके से आपको हर चीज़ करनी है, इंजॉय भी करना है, डांस भी करना है, घूमना भी है, और इवन आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बनेंगे एक एज के बाद। बट आप एक चीज़ करो कि आप अपनी लाइफ में अपने परमात्मा से जुड़ो, ईमानदारी से प्रेयर्स करो, और पेरेंट्स के साथ भी ईमानदार हो। फिर साथ साथ उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करी गई, सेमिनार्स भी लिए मैंने, ड्रग एडिक्शन को लिया है लेकर, एजुकेशन की क्या वैल्यूज़ हैं, और बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, प्रेयर्स हमारे जीवन में क्या मैटर रखती है, बाइबल स्टडीज़ क्यों करनी ज़रूरी है। तो मैंने सेमिनार्स भी लिए हैं। उन बच्चों का इतना ज़्यादा कनेक्शन हो गया था मेरे साथ कि जो जूनियर बच्चे थे, कभी कभार जैसे टीचर नहीं आते थे तो जूनियर बच्चों को पढ़ाना पड़ता था, तो जूनियर बच्चों को जैसे पढ़ाया तो बड़े खुश कि आज वंदना आंटी की क्लास में अब हम जाएंगे जब सीनियर होंगे। और सडनली कुछ ऐसा हुआ कि मुझे डायरेक्ट फिर जूनियर बच्चों में डाल दिया। तो जो जूनियर बैच सीनियर में शिफ्ट हुआ है, उन बच्चों ने संडे स्कूल ही छोड़ दिया कि वंदना आंटी नहीं पढ़ा रही हैं, वापस हम जूनियर में बैठ नहीं सकते हैं, और वो सीनियर संडे स्कूल टीचर हैं तो हम नहीं पढ़ पाएंगे किसी और टीचर से। मैं किसी और टीचर की बुराई नहीं कर रही हूँ, सब टीचिंग का अलग, सबका अपना नज़रिया होता है, पढ़ाने का तरीका होता है, पर मेरा तरीका निजी जीवन से बाइबल को किस तरीके से जोड़ना है, स्पिरिचुअलिटी को किस तरीके से जोड़ना है, वो मेरा एक बहुत अच्छा रहा है। वंदना जी, एक तो चीज़ होती है एक प्रोसेस का हिस्सा बनना, उसमें पढ़ना है, पढ़ाना है, मिलना है, देखना है, बात करना है, और एक दूसरा हिस्सा होता है ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करना। तो मैं चाहूँगा कि आप उस अनुभव के बारे में थोड़ा सा बताइए। अनुभव, मैंने जीवन में अपने परमेश्वर की उपस्थिति को 23-24 साल पहले फर्स्ट टाइम, लोग बहुत मांगते हैं, मैंने मांगा नहीं है,
मैंने हमेशा दूसरों के लिए प्रेयर करी थी, पर मैंने अपने लिए एक प्रेयर करी थी। क्यों? क्योंकि फादर मेरे ड्रिंक करते थे और मेरी मेरी छोटी सिस्टर जो है वो 5 साल का गैप है हम दोनों में। तो कभी उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई, मैं लेकर जा रही हूँ बच्चों को, डांट भी पड़ रही है कि ठंड का टाइम है, आप बार बार जाते हो, कुछ लुधियाना में रहती हैं वो, तो प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा छुट्टी का भी इशू है हस्बैंड का। तो वहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम, मेरी बेटी थी, उसके बाद 7 साल बाद मैंने एक प्रेयर मांगी थी, 6 साल बाद बेसिकली, कि मेरे को एक बेटा चाहिए। मैंने कभी लड़के लड़की में कोई भेदभाव नहीं करा है, पर क्यों? क्योंकि मैं गर्ल थी और मेरे को दूसरों से परमिशन लेनी पड़ती थी कि मुझे जाना है सिस्टर से मिलने। वो फर्स्ट प्रेयर मैंने मांगी थी और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बेटे का नाम भी रख दिया था। वो फेथ मेरा इतना था। नाम तो मैंने उसका वैसे बेंसन है, मैंने ब्रायन रखा था, जो कि मेरे इन लॉज ने थोड़ा बोला कि नहीं, ब्रायन थोड़े शैतान बच्चे होते हैं, तो बेंसन रखा जाए। तो वो फर्स्ट प्रेयर थी जो मैंने पर्सनली 25-26 साल में अपनी लाइफ में मांगी थी। वो पूरी हुई। उसके बाद लाइफ में बच्चों को लेकर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत आई हैं। वो प्रेयर मैंने मांगी है और अभी 2020 में 2021 में हस्बैंड की जॉब गई सडनली, नवंबर में, जुलाई में हस्बैंड की जॉब गई और जुलाई के बाद नवंबर में बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। डेंगू, सबसे वर्स्ट डेंगू गया उसका, कि उसकी वेन्स के अंदर छेद हो गया और पूरा वाटर जो है वो ड्रेन हो गया। क्योंकि पैसे नहीं थे, वो जाना नहीं मांग रहा था डॉक्टर के पास, इतना ज़्यादा नहीं था आगे कि चलेगा कैसे। तो उसने अवॉइड करा, नहीं मम्मी ठीक हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। वो टॉयलेट में जाके फेंट हो गया। फिर जब उसकी ज़्यादा हालत ख़राब हुई, बेटी आई हुई थी मिलने के लिए बॉम्बे से, उसने कहा नहीं अभी चलो, और हम लोग मैक्स में लेके गए हैं। उसकी किडनी सिकुड़ चुकी थी पूरी और लिवर डैमेज होना शुरू हो गया था, वाटर एकदम कम हो गया था और उसका बीपी था 56/70, 70 नहीं 46, 56/46। और जब मैं लेके गई हूँ इमरजेंसी में, डॉक्टर आए हैं रात के वक्त और उन्होंने बोला इस वक्त इसकी किडनी बचाना ज़रूरी है, किडनी इसकी बिल्कुल ही ख़त्म हो रही है और हमें इसकी किडनी सिकुड़नी शुरू हो गई है। तो उन्होंने आईसीयू में डाला उसे, और डालने के बाद मैंने फटाफट चर्च में फ़ोन करा, सैटरडे नाइट में हुआ था, चर्च में फ़ोन करा पास्टर को, उन्हें बोला कि बेटे के साथ ऐसे ऐसे हो गया है। और उन्होंने जैसी प्रेयर करी तो जो मेरा स्टूडेंट रह गया था, जो बड़ा हो गया था, मेरी बेटी के साथ का स्टूडेंट था ही, वो अब कोच बन गया था, फुटबॉल का कोच है। उसने मेरे को बोला आंटी कौन से डॉक्टर हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर्स के बच्चों को वो देता हूँ, कोचिंग देता हूँ, तो आप बताइए कौन से डॉक्टर हैं। वहाँ के जो सबसे बड़े डॉक्टर थे मैक्स साकेत के, उनके बेटे को वो कोचिंग दे रहे थे। उन्होंने फ़ोन करके पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की हालत नहीं है ऐसी कि वो बचेगा, और काफ़ी हाई फीवर गया है उसका और सारे ऑर्गन्स ख़त्म होने शुरू हो गए हैं। जैसे ही उसका फ़ोन आया, आंटी आप कहाँ हो? मैंने कहा हॉस्पिटल में। आंटी आप एकदम निकाल के इसे ना एम्स ले जाइए। मैंने कहा क्या हो गया ऐसा, मुझे बताओ। आंटी मैं कैसे बताऊँ? मैंने कहा बोलो बोलो। डॉक्टर जवाब दे रहे हैं कि ये बच्चा नहीं बच पाएगा। बनी बोलते हैं सब उसे प्यार से, क्योंकि वो संडे स्कूल में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है। तो मैं एकदम फर्श पे गिर गई, और फर्श पे गिरने के बाद मेरे साथ 2 क्रिश्चियन लड़कियाँ थी, उनकी मदर हॉस्पिटलाइज थी। तो मैंने उन्हें बोला बेटा पानी दो मुझे। विदिन 20 और 30 सेकेंड्स मैं खड़ी हुई। मैंने कहा नहीं, मैंने अपना बेटा प्रभु से मांगा था अपनी बेटी के लिए, कि जैसे मेरे को, मैं एज अ वुमेन नहीं कर सकती थी, तो वो हर जगह खड़ा होगा। मैंने कहा उसको कुछ नहीं होगा। और मैं गई हूँ इनके पास, हस्बैंड के पास अपने, और उन्हें जाके बोला कि बनी को ऐसे ऐसे बोला, उसे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा प्रभु तूने दिया है, तेरी दी हुई चीज़ है, वो कभी ऐसे जाएगी नहीं। और डॉक्टर्स हैरान थे कि बच्चा सरवाइव कर गया। आईसीयू में उन्होंने बोला था हमें नहीं पता कितने दिन रखना पड़ेगा। 2.5 दिन के अंदर आईसीयू में रहा है वो। बहुत पेनफुल था, लंग्स में पानी भर गया था, क्योंकि डॉक्टरों ने उसे बहुत ज़्यादा वो ग्लूकोज चढ़ाया था, जिस वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम थी। तो वहाँ अगर मैं देखती हूँ स्पिरिचुअली अपने आप को, एक मदरहुड आया था, बट एकदम वो मदरहुड से मैं कैसे स्पिरिचुअल वुमन बनी हूँ और वो एक स्ट्रांगनेस मेरे अंदर आई है। वंदना जी, अगर मैं
अब तक के आपके स्टोरी को समराइज करूं तो ये तो शुरुआती सफरिंग से शुरू हुई, जी। एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, यस एक माँ के रूप में, यस और ये सारी की सारी सफरिंग आपको उस पॉइंट पे ले आई जहाँ पे आपके अंदर इतना फेथ आ गया, इतनी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी हो गई कि आप जो बोल दें, जैसा सोच दें, यस वो वैसा करने के लिए मजबूर हो जाए। यस आपने अगर कहा कि ये बेटा नहीं जाएगा तो वो नहीं जाएगा। नहीं जाए। और इस सब के पीछे आपका वो एवोल्यूशन है, क्या ऐसा कहना सही होगा? एवोल्यूशन है, पर वो मेन मैं जो दूंगी क्रेडिट मेरे प्रभु को दूंगी। वही यस स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की बात हो रही है। यस यस। इंसान की लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, और ऐसा नहीं है कि लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, अभी भी आती हैं, बट वो एक पार्ट बन गया, ठीक है आ रही हैं चली जाएंगी, ये हो रहा है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे हैं जो छोटी छोटी चीज़ों में, पेरेंट्स ने फ़ोन नहीं दिया, अभी पिछले कुछ टाइम पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, पेरेंट्स ने फ़ोन नहीं दिया, बच्चों ने सुसाइड कर लिया। टीनेजिंग में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, बॉयफ्रेंड ने किसी और के साथ अपनी दोस्ती कर ली, वो लड़कियां सुसाइड कर रही हैं, तो वो इट्स नॉट गुड। मतलब वंदना जी, इस प्रोग्राम को जो दर्शक देखेंगे, आपकी आवाज़ सुनेंगे, आपको देखेंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूँगी कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी, कितनी कुछ भी आए, आप एक पॉजिटिविटी रखिए, ये सोचिए कि जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ आप अकेले नहीं झेल रहे हैं, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करते हैं, उन्होंने हमें अपना बेटा और बेटी होने का हक दिया है, तो वो अगर आप सरवाइव कर रहे हैं तो वो भी आपके साथ सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पिता या कोई भी माता ऐसी नहीं है कि उसका बच्चा अगर प्रॉब्लम में है तो वो खुश हो सकते हैं, ये वो रिलैक्स हो सकते हैं, वो उस वक्त आपको उस जगह तक लेकर जा रहे हैं, क्योंकि कुम्हार जिस तरीके से एक मिट्टी को रौंदता है, कई दफ़ा कुम्हार जो है वो मिट्टी को रौंदता है जब तक उससे एक अच्छा शेप ना निकल जाए, या अगर हम देखें सोने को बहुत ज़्यादा जब तक उसको तपाया नहीं जाता, वो जब तक फॉर्म में नहीं आता है। तो आज मैं अगर एक संडे स्कूल टीचर हूँ, एक मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करा है मैंने, या मेरा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है उनमें से 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो अब पास्टर बनने जा रहे हैं। एक स्टूडेंट का तो अभी मैंने एज अ पास्टर उनका सरमन सुना है, जिस बच्चे को मैं सरमन देती थी वो मेरे को अब सरमन दे रहा है, वो मुझे अब बाइबल टीचिंग दे रहा है, तो दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। वंदना जी, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जर्नी से बहुत लोग इंस्पायर होने वाले हैं और बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। आप शो पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं शो पर आऊँ और मेरी लाइफ से कुछ चीज़ें निकल कर आएँ, जो लोग डिप्रेशन में है स्पेशली, उसमें है कि हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है, तो आप हमेशा देखिए कि मेरी लाइफ जो एक स्कॉलरशिप लेने वाली बच्ची थी वो स्कॉलरशिप दे रही है, और जो एक शाय बच्चा था वो एक वुमेनहुड में आने के बाद एक अपनी लाइफ में मेकअप आर्टिस्ट का काम अभी जस्ट स्टार्ट करा ही है, और काउंसलर, वो सब मेरे हाथ में नहीं है, वो तो दिया प्रभु जी ने है, पर वहाँ तक की जर्नी मुश्किल सब रास्तों में आती है, सबके राहों में आती है, बट आप उस मुश्किल परिस्थितियों में कितना अपने आप को स्ट्रांग रखते हैं, कितना खड़े रखते हैं, वो बड़ी चीज़ है। थैंक यू। Entire team of Blessing Ready is proud to be associated with Anything Will Do, a non-profit organization working towards humanity. If you would like to be associated with Anything Will Do, please follow the link given in the description below.